हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरा इस वीडियो में। एज आई टोल्ड यू इन माई अर्लियर वीडियो दैट सीआरपीसी का लेक्चर सीरीज चल रहा है, मतलब जब तक कि सीआरपीसी ख़त्म नहीं हो जाता तब तक ये सीरीज़ कंटिन्यू होता रहेगा। सो पार्ट 1 में हम लोग देख चुके हैं व्हाट इज़ सीआरपीसी एंड व्हाई सीआरपीसी इज़ हियर, एंड सीआरपीसी इंडिया में कहाँ पर लागू होता है, कहाँ पर नहीं लागू होता है। एंड पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे व्हाट आर द इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस, लाइक व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वारंट केस, समन्स केस, बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर आप और भी डीप में जाओ सीआरपीसी के तो आप देख पाएंगे कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म जैसे कि पुलिस रिपोर्ट, मेट्रोपॉलिटन एरिया, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स एंड वारंट केस, समन्स केस, कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये सारा टर्म्स का बहुत ही फ्रीक्वेंट यूज़ आप देख पाएंगे। सो सेक्शन 2 एक्चुअली डिफाइन करता है इन सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स को। सो अगर आप जुडिशरी के लिए और एनी लॉ रिलेटेड एग्जामिनेशन और आप प्रैक्टिस भी करते हो कोर्ट में तो ये सेक्शन आपके लिए, मतलब ये वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जुडिशरी मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी आपको क्वेश्चन इन सारे सेक्शंस में अक्सर पूछा जाता है कि कंप्लेंट क्या है, कंप्लेंट कहाँ पर डिफाइन किया गया है। एंड प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वारंट केस, समन्स केस कहाँ पर डिफाइन किया गया है, ऐसा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 2 एक्चुअली डिफाइन करता है बेलेबल ऑफेंस क्या है। बेलेबल ऑफेंस मतलब a bailable offense means an offense which is as shown in the first schedule or which is made bailable by any other law for the time being in force, and non-bailable offense means any other offense। मतलब बेलेबल ऑफेंस मीन्स जो फर्स्ट शेड्यूल में एज बेलेबल करके बोला गया है और मेंशन किया गया है वो बेलेबल होगा, और एनी अदर लॉ में, एनी अदर लॉ जो है उनमें जो बेलेबल बोला गया है वो सारे ऑफेंस को बेलेबल बोला जाएगा। सो आपको याद रखना है फर्स्ट शेड्यूल में जो बेलेबल दिखाया गया है और एनी अदर लॉ में जो बेलेबल बोला गया है उसको ही बेलेबल ऑफेंस बोला जाएगा। एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस मतलब एनी अदर ऑफेंस विच इज नॉट एक्चुअली शोन इन द फर्स्ट शेड्यूल एज बेलेबल। नाउ लेट्स मूव टू क्लॉज बी। सो ये बोल रहा है चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर देन वन हेड। जाहिर सी बात है आपको ये डेफिनेशन पढ़ के कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये डेफिनेशन उतना मतलब एक्सप्रेसली प्रोवाइड किया गया नहीं है सीआरपीसी में। हम लोग इस डेफिनेशन को बहुत ही डिटेल में समझेंगे जब हम चैप्टर 17 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर विच एक्चुअली डील्स विथ चार्ज, जब हम लोग डिटेल में एनालाइज करेंगे तब ये सेक्शन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ लेट्स कम टू कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये मतलब याद रखना ही रखना पड़ेगा। आपको प्रीलिम्स में पूछा जाएगा कॉग्निजेबल ऑफेंस कहाँ पर डिफाइन किया गया है, आपको बोलना पड़ेगा सेक्शन 2C enumerates the provisions relating to cognizable offense। So now cognizable offense मतलब क्या है? Cognizable offense means an offense for which the cognizable case means a case in which the police officer in accordance with the first schedule or under any other law for the time being in force arrest without warrant। सो आपको सिंपल सी बात है, ये आपको याद रखना है। कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब एक ऑफेंस जहाँ पर पुलिस अरेस्ट कर सकता है विदाउट एनी वारंट, ठीक है। विदाउट एनी वारंट पुलिस अरेस्ट कर सकता है एंड दैट हैज़ बीन शोन इन द फर्स्ट शेड्यूल और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। मतलब पुलिस ऑफिसर को पावर दिया गया है, वो विदाउट एनी वारंट आपको अरेस्ट कर लेगा। यहाँ पे मैं और एक सेक्शन के मतलब जिक्र करना चाहूँगी, वो है सेक्शन 42 ऑफ द सीआरपीसी विच एक्चुअली स्टेट्स अबाउट अरेस्ट इन केस ऑफ अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। मतलब हम लोग अभी देखें कि पुलिस ऑफिसर का पावर दिया गया है कॉग्निजेबल ऑफेंस में विदाउट एनी वारंट अरेस्ट कर सकता है, ठीक है। बट अगर मानो कि आप कहीं पर जा रहे हो अपने कार से और चल के, पुलिस आपको रोक के आपको पूछ रहा है कि आपका नाम क्या है, रेजिडेंस क्या है, मतलब पता क्या है, और आप मना कर रहे हो एंड जो भी आपने बताया वो झूठ मूठ का कुछ बोल दिया, आपका नाम और पता, तब पुलिस ऑफिसर आपको विदाउट एनी वारंट अरेस्ट कर सकती है, ठीक है। मतलब अरेस्ट कर लेगा फॉर द पर्पस ऑफ असरटेनमेंट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ देखो, आप लोग नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट की है उसके बावजूद भी आपको अरेस्ट कर सकता है। ऐसा मतलब नहीं है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही अरेस्ट कर सकता है, नॉन कॉग्निजेबल केसेस है वहाँ पर पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है विदाउट एनी वारंट। बट ये सिर्फ मेंशन किया गया है सेक्शन 42 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। अदरवाइज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर कुछ मतलब होता है तो पुलिस ऑफिसर को मजिस्ट्रेट का लिखित परमिशन लेना ही पड़ेगा। Now let's come to another definition, that is complaint. This is another very important definition, you have to remember it. I am just putting it star over here. And complaint मतलब
पहले तो आप एक चीज़ समझ लो, कंप्लेंट मतलब क्या है। कंप्लेंट मतलब जो हम मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाते हैं, ठीक है। अब अक्सर ये सुने होंगे कि पुलिस के पास जाओ और एक कंप्लेंट लिखवा दो, ठीक है। पुलिस के पास जाके पहले तो एक चीज़, हम लोग कोई कंप्लेंट नहीं करते। पुलिस के पास जाके हम लोग इन्फॉर्मेशन देते, ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, आप एफआईआर लिखिए और मेरा रिपोर्ट लिखिए, ना आप चलिए इन्वेस्टिगेट कीजिए, ऐसा हम लोग पुलिस के पास बोलते हैं। एंड वो क्या है, वो इन्फॉर्मेशन है। पुलिस को हम लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं, पुलिस के पास हम लोग कंप्लेंट लेके नहीं जाते। ये आप मतलब दिमाग में एकदम घुसा लीजिए। एंड कंप्लेंट मतलब तो फिर क्या है, कंप्लेंट मतलब जो हम मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाते हैं, ठीक है, उसको कंप्लेंट कहा जाता है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द definition of the complaint. So complaint means any allegation made orally or in writing to a magistrate, okay, with a view to taking his action under this code. मतलब मैजिस्ट्रेट कंप्लेंट मिलने के बाद हम लोग आशा करते हैं कि वो दिस कोड मतलब सीआरपीसी के अंडर कोई एक्शन लेंगे, दैट सम पर्सन वेदर नोन और अननोन हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस बट विच डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट। मतलब एक इंसान वो आपका जान पहचान का है और अननोन है, जो भी है, एक ऑफेंस कमिट किया है, बट इट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट। सो पुलिस रिपोर्ट इनमें नहीं इंक्लूड होगा, ठीक है। सो कंप्लेन वो है जो हम मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाते हैं। एंड वी विल सी द फर्दर प्रोविजंस रिलेटिंग टू दैट कंप्लेन बिफोर द मैजिस्ट्रेट। कंप्लेन मिलने के बाद मैजिस्ट्रेट क्या करता है, अंडर सेक्शन 190 वो सारा कुछ चैप्टर 15 में डिफाइन किया गया है। सो हम लोग देखेंगे आगे की वीडियो में। नाउ लेट्स कम टू एक्सप्लेनेशन। Explanation appended to section 2D actually states about डीम्ड कंप्लेंट। सो आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है डीम्ड कंप्लेंट क्या है। तो समझ लेते हैं। डीम्ड कंप्लेंट मतलब अ रिपोर्ट मेड बाय पुलिस ऑफिसर इन अ केस डिस्क्लोजेस एंड आफ्टर इन्वेस्टिगेशन दैट अ कमीशन ऑफ अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। मतलब पुलिस ऑफिसर को एक इन्फॉर्मेशन मिला है एंड ऑन द बेसिस ऑफ विच पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहा था, एंड आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर को लगा कि वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, एंड पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, उसका एक रिपोर्ट तैयार करेगा, ठीक है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है ऐसा मतलब डिस्क्लोज हो जाने के बाद पुलिस ऑफिसर एक रिपोर्ट तैयार करेगा, एंड उस रिपोर्ट को क्या बोला जाएगा, डीम्ड कंप्लेंट बोला जाएगा। डीम्ड कंप्लेंट बोला जाएगा उस रिपोर्ट को। एंड उस रिपोर्ट का कंप्लेनेंट तो फिर कौन हुआ, रिपोर्ट कौन प्रिपेयर कर रहा है, पुलिस ऑफिसर। मतलब पुलिस ऑफिसर कंप्लेनेंट हुआ वो डीम्ड कंप्लेंट का। नाउ लेट्स कम टू अनदर डेफिनेशन दैट इज हाई कोर्ट। टू ही एक्चुअली इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना सवाल यहाँ से नहीं पूछा जाता है। तो ये बोल रहा है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के बारे में मतलब हाई कोर्ट मतलब क्या है, हाई कोर्ट मतलब हर एक स्टेट में हाई कोर्ट रहता है। मतलब गुजरात में गुजरात हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, वेस्ट बंगाल में कलकत्ता हाई कोर्ट, देन दिल्ली में दिल्ली हाई कोर्ट। सो दीज आर द हाई कोर्ट्स। हर एक स्टेट में एक एक हाई, एंड हाई कोर्ट उस स्टेट में अपना जुरिस्डिक्शन, अपना जो पावर है सारा कुछ एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है। एंड हाई कोर्ट जो होता है वो उस स्टेट का हाईएस्ट क्रिमिनल अपीलेट कोर्ट होता है। मतलब हाईएस्ट क्रिमिनल अपीलेट कोर्ट मतलब हाई कोर्ट ही वो स्टेट का सबसे उच्च न्यायालय होता है, तो इसलिए वो सबसे हाईएस्ट क्रिमिनल अपीलेट कोर्ट होता है। बट अदर देन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में इंक्लूड नहीं होगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द टर्म इंडिया। The term India has been mentioned in the CRPC as the India मतलब वो टेरिटरी जहाँ पर CRPC एक्सटेंड होता है, मतलब लागू होता है, ठीक है। दैट्स इट। नाउ लेट्स कम टू इंक्वायरी। इंक्वायरी कहाँ पर डिफाइन किया गया है, इंक्वायरी 2G में डिफाइन किया गया है, ठीक है। 2G इंक्वायरी स्टार्ट्स विथ आई, बट ये कहाँ पर है, जी में मेंशन किया गया। स्पेलिंग क्या है, INQUIRY। सो इंक्वायरी स्टार्ट्स विथ आई, बट डिफाइन किया गया कहाँ पर, क्लॉज जी में। आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। सो इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल conducted by the court by a magistrate or court. Inquiry मतलब after investigation police will file the report, then magistrate will see if the report actually states and what the documents that has been produced before me. So these are the things you know magistrate will see before conducting the trial, before going with the trial. then इन सारी चीज़ों को इंक्वायरी बोला जाता है, ठीक है। एंड नाउ लेट्स कम टू इन्वेस्टिगेशन। दिस इज ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, एंड दैट हैज़ बीन मेंशन इन सेक्शन 2H। 2H मतलब ये भी शुरू होता है आई से, बट डिफाइन किया गया है H में। सो 2H क्या बोलता है,
2H बोलता है इन्वेस्टिगेशन। 2H आपको याद रखना है, वो इन्वेस्टिगेशन के बारे में डील करता है। सो इन्वेस्टिगेशन मतलब all the proceedings under this code for the collection of evidence conducted by a police officer। इन्वेस्टिगेशन मतलब पुलिस जो ऑफेंस होने के बाद स्पॉट में जाके वो इन्वेस्टिगेट करके क्या कलेक्ट करता है, एविडेंस कलेक्ट करता है, उस स्टेज को इन्वेस्टिगेशन बोला जाता है। और एनी अदर पर्सन अदर देन अ मैजिस्ट्रेट हु इज़ अथोराइज्ड बाय द मैजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ। एनी अदर पर्सन मतलब मैजिस्ट्रेट उनको रिटन अथॉरिटी दे रहा है कि आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, ऐसा वो व्यक्ति। बट अदर देन द मैजिस्ट्रेट मतलब मैजिस्ट्रेट खुद इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता है। नाउ लेट्स कम टू अनदर डेफिनेशन दैट इज जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स मतलब आप सिंपल सा चीज़ है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जो प्रोसीडिंग्स ऑथ में होता है, अगर आप कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो आप देख पाएंगे कि कोर्ट में एविडेंस के पहले ऑथ लिया जाता है, ठीक है, विटनेस के द्वारा। तो उसके बाद विटनेस को विटनेस बॉक्स में बुलाकर जो सारा स्टेटमेंट विटनेस देना चाहता है तो सकते हैं। सो एंड दैट प्रोसीडिंग्स विल बी टर्म्ड एज जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। ओके, नाउ लेट्स कम टू लोकल जुरिसडिक्शन। लोकल जुरिसडिक्शन मतलब इन रिलेशन टू अ कोर्ट और मैजिस्ट्रेट मीन्स अ लोकल एरिया विद इन विच द मैजिस्ट्रेट और द कोर्ट में एक्सटीड्स ऑल इट्स पावर्स। मतलब जो कैलकाटा की जो मैजिस्ट्रेट है वो कैलकाटा में ही अपना पावर एक्सटेंड कर सकता है। मतलब स्पेसिफिक सपोज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास उनको जिस कोर्ट में अपॉइंट किया गया है, मतलब उस कोर्ट का जो जुरिसडिक्शनल एस्पेक्ट है, जुरिसडिक्शनल एरिया है, वो वहाँ पर ही अपना पावर एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके बाहर जाके वो अपना पावर एक्सटेंड नहीं कर सकते। वो मतलब क्या हुआ, वो लोकल जुरिसडिक्शन हुआ उनका। सो दैट्स द मेन थिंग। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो लोकल एरिया मतलब क्या चीज़ लेके कंप्राइज होगा, होल ऑफ द स्टेट और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट, स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन ये मेंशन कर देगा। एंड उसके बाद मेट्रोपॉलिटन एरिया। मेट्रोपॉलिटन एरिया मतलब that has been defined in section 2K. So metropolitan area मतलब an area which has been declared or deemed to be declared under section 8 of the code of criminal procedure to be a metropolitan area। आप ये आप मान के चलिए जिस एरिया का पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा है, 1 मिलियन से ज़्यादा है मतलब 1 मिलियन क्रॉस कर चुकी है, उस एरिया को मेट्रोपॉलिटन एरिया बोला जाएगा। एंड वो गवर्नमेंट उसके बाद 1 मिलियन क्रॉस करने के बाद नोटिफिकेशन करके मतलब डिक्लेयर कर देगा कि ये एक एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया है। Now let's come to non-cognizable offense, and that has been defined in section 2L। 2C actually defines about cognizable offense। So cognizable offense मतलब C से स्टार्ट होता है और डेफिनेशन भी 2C में ही मेंशन किया गया, बट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हैज़ बीन मेंशन इन 2L। ओके, 2L आपको ये याद रखना है, प्रीलिम्स में आपको पूछा जाएगा। So, non-cognizable offense means an offense for which, and non-cognizable case means a case in which the police officer has no authority to arrest without warrant। मतलब सिंपल सी चीज़ है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब एक ऑफेंस है जहाँ पर पुलिस ऑफिसर का कोई पावर नहीं है विदाउट एनी वारंट अरेस्ट कर लेना, ठीक है, मतलब वारंट लेना ही पड़ेगा, पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म करना पड़ता है, उसके बाद भी वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। दैट हैज़ बीन मेंशन इन सेक्शन 155 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। वी विल डील विद इट लेटर ऑन, बट आप अभी के लिए समझ के रखिए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस विदाउट एनी वारंट अरेस्ट नहीं कर सकता है। बट इस सेक्शन का एक्सेप्शन है, वो है 42 ऑफ द CRPC, जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। 42 ऑफ द CRPC। अगर नाम पता आप बोलने से इनकार कर रहे हो और जो भी बताया फॉल्स बताया, ठीक है। एंड नाउ लेट्स कम टू अनदर डेफिनेशन दैट इज नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन मतलब नोटिफिकेशन पब्लिश्ड बाय द ऑफिशियल गैजेट, दैट्स इट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ऑफेंस। सो व्हाट डू यू मीन बाय ऑफेंस? ये आपका मेंस में, जुडिशरी मेंस में आपको पूछा जा सकता है ऑफेंस क्या है, डिफाइन द टर्म ऑफेंस। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ऑफेंस मीन्स एन एक्ट और ओमिशन, ठीक है, एंड अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, एंड दैट इंक्लूड्स एनी एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एक कंप्लेन किया जा सकता है अंडर कैटल ट्रेसपास एक्ट, एंड द सेक्शन इज सेक्शन 20। सेक्शन 20 ऑफ द कैटल ट्रेसपास एक्ट में आप कंप्लेन कर सकते हो, उस एक्ट को ऑफेंस कहा जाएगा। नाउ लेट्स कम टू अनदर डेफिनेशन दैट इज ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, मतलब OC। OC का डेफिनेशन कहाँ पर दिया गया? सो द टर्म इज OC, राइट, एंड दैट हैज़ बीन डिफाइंड इन 2O। सो OC मतलब याद रखो, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, दैट हैज़ बीन डिफाइंड इन सेक्शन 2O। सो 2O डिफाइंस अबाउट OC।
So when the officer in charge of a police station is absent from the station house or unable from illness or other cause to perform his duties, the police officer present at the station house, who is next in rank to such officer and is above the rank of constable, and when the state government so directs, any other police officer so present. मतलब ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन जो मानो कि एब्सेंट है, ठीक है, ड्यू टू सर्टेन इलनेस, एंड फॉर दैट रीज़न वो जो खुद का जो ड्यूटीज़ है उसको पूरा नहीं कर पाया. सो तब पुलिस ऑफिसर हु इज़ प्रेजेंट इन द स्टेशन हाउस, वो मतलब उस ऑफिसर के नीचे वाला ही रैंक पर, मतलब पोजीशन पर है, बट बिफोर द रैंक ऑफ कांस्टेबल. एंड व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट सो डायरेक्ट, स्टेट गवर्नमेंट जब भी डायरेक्ट कर सकता है, और एनी अदर पुलिस ऑफिसर सो प्रेजेंट, ठीक है, उनको ऑफिसर इंचार्ज बोला जाएगा. ऑफिसर इंचार्ज को बोला जाता है स्टेशन हाउस ऑफिसर, स्टेशन हाउस ऑफिसर भी बोला जाता है. नाउ लेट्स कम टू प्लेस. प्लेस इंक्लूड्स अ हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल एंड वेसल. प्लेस मतलब क्या है? एक हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल एंड वेसल. Starts with P and that has been defined in 2P. Okay, so these are the tricks that you have to apply for the purpose of remembering the law. Now let's come to pleader. Who is a pleader? Pleader that has been defined in section 2Q. So P के बाद क्या है? PQ, right? So PQ, Q में क्या define किया गया है? Pleader. Pleader मतलब क्या? Pleader मतलब है person with reference to any proceedings in any court, means a person authorized by or under any other law for the time being in force to practice in such a court, and includes any other person appointed with the permission of the court to act in such proceedings. मान लो कि आपको पुलिस पकड़ के लेके गई है, और पुलिस आपको पकड़ के जब ले जा रहा है, तो आप क्या करोगे? ज़मानत करवाओगे. अगर वो केस कोर्ट में पहुंच गया है तो आपको क्या बोला जाएगा? आपको वकील अपॉइंट करना पड़ेगा. सो वकील मतलब क्या? प्लीडर. सो प्लीडर आपके तरफ से आपको केस को लड़ेगा, आपको वो जस्टिस दिलवाएगा. सो प्लीडर मतलब वकील जो आपके बिहाफ में खड़ा होता है. एंड प्लीडर ऑल्सो हैज़ टू टेक परमिशन ऑफ द कोर्ट. परमिशन लेके ही वो काम कर सकते हैं इन सच proceedings. Now let's come to police report. Another important definition. आपको ये definition prelims में पूछा जा सकता है. And police report मतलब क्या है? Police report मतलब a report forwarded by the police officer to a magistrate under subsection 2 of section 173. Section 173 actually enumerates the provisions relating to charge sheet, right? So charge sheet कहाँ पर define किया गया है? 173 में. And 173 subsection 2 के द्वारा पुलिस ऑफिसर मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करता है एक चार्जशीट. सो वो जो रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट जो पुलिस ऑफिसर मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर रहा है, उसको क्या बोला जाएगा? पुलिस रिपोर्ट बोला जाएगा. सो 2R डिफाइन करता है पुलिस रिपोर्ट. 2R डिफाइन करता है पुलिस रिपोर्ट. नाउ लेट्स कम टू पुलिस स्टेशन. व्हाट डू यू मीन बाय पुलिस स्टेशन? Police station has been defined in section 2S. Police station means any post or place declared generally or specially by the state government to be a police station, and includes any local area specified by the state government in this behalf. पुलिस स्टेशन मतलब एक पोस्ट है और प्लेस है जो स्टेट गवर्नमेंट स्पेशली और जनरली डिक्लेयर किया, ये आपसे पुलिस स्टेशन होगा, ऐसा प्लेस, ठीक है. एंड नाउ प्रेस्क्राइब्ड. प्रेस्क्राइब्ड मतलब क्या है? प्रेस्क्राइब्ड मीन्स प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस कोड. मतलब रूल्स जो इस सीआरपीसी में किया गया है, मतलब प्रिपेयर किया गया है, ठीक है. नाउ लेट्स कम टू पब्लिक प्रोसिक्यूटर. सो अक्सर ये प्रीलिम्स में आपको पूछा जाएगा कहाँ पर डिफाइन किया गया है. सो सेक्शन 2U पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स पीपी कहाँ पर डिफाइन किया गया है? 2U में. सो पीपी इक्वल्स टू यू. आप ऐसे याद रखो, पीपी इक्वल्स टू यू मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर डिफाइन किया गया 2U. मतलब एनी पर्सन appointed under section 24 and includes any person acting under the direction of the public prosecutor. मतलब उसको अंडर सेक्शन 24 में अपॉइंट किया गया है, और एनी अदर पर्सन जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डायरेक्शन पर वर्क कर रहा है, ठीक है, उस इंसान को पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोला जाएगा. नाउ लेट्स कम टू सब डिवीजन. सब डिवीजन मतलब सब डिवीजन मीन्स अ सब डिवीजन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट. मानो कि ये एक पूरा डिस्ट्रिक्ट है, एंड ये सारा जो छोटा सा डॉट ये सब डिवीजन है, राइट.
पूरा डिस्ट्रिक्ट में ये जो छोटा सा पार्ट है इसको सब डिवीजन बोला जाता है। नाउ लेट्स कम टू समन्स केस। सो व्हाट इज समन्स केस? अनदर वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, मैं स्टार बना देती हूँ यहाँ पर। सो आपको प्रीलिम्स में और मेंस में जब भी कोई क्वेश्चन आए समन्स केस रिलेटेड तो ये डेफिनेशन आपको कोट मतलब करना पड़ेगा। सो समन्स केस मतलब अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस एंड नॉट बीइंग अ वारंट केस। समन्स केस मतलब अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस नॉट बीइंग अ वारंट केस, मतलब जो वारंट केस नहीं है वो समन्स केस है, ऐसा मतलब ये डेफिनेशन बोल रहा है। नाउ लेट्स कम टू द डेफिनेशन विक्टिम। प्रीलिम्स में भी आपको पूछा जा सकता है विक्टिम के डेफिनेशन कहाँ पर मेंशन किया गया है, और ये WA में डिफाइन किया गया है, राइट? ओके, so this has been incorporated by the amendment act of 2009 या 2009 के पहले ये नहीं था। so victim का मतलब क्या है? victim मतलब person who has suffered any loss, injury caused by a reason, act or omission for which the accused person has been charged, and the expression victim includes his or her guardian or legal heir। so victim मतलब जिस इंसान के साथ कोई अपराध हुआ है, कोई लॉस इंजरी सस्टेन किया है ड्यू टू सर्टेन एक्ट और ओमिशन, एक्यूज्ड की वजह से विक्टिम में कोई लॉस और इंजरी सस्टेन किया है, दैट पर्सन विल बी टर्म्ड एज विक्टिम। एंड विक्टिम ऑल्सो इंक्लूड्स लीगल एयर और गार्जियन। मानो कि मर्डर, वहाँ पर जो इंसान का मर्डर हो गया है वो तो विक्टिम है ही, पर उनके बिहाफ में जो केस लड़ेंगे उनका फैमिली मेम्बर जो कुछ और गार्जियन और लीगल एयर है, उन लोगों को विक्टिम बुलाया जाएगा। नाउ लेट्स कम टू वारंट केस। दिस इज ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। प्रीलिम्स में आपको पूछा जाएगा एंड मेंस में भी आंसर लिखना पड़े तो आपको कोट करना है। Warrant case means a case relating to an offence punishable with death, imprisonment for life or imprisonment for a term exceeding 2 years। वारंट केस मतलब एक ऑफेंस जहाँ पर 2 साल से ऊपर जो भी पनिशमेंट दिया जाता है उसको वारंट केस बोला जाएगा। सो वारंट केस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच एक्सीडिंग 2 years। मतलब सिंपल सी चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। जो ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड 2 साल से ऊपर जेल होता है, वो सारे ऑफेंसेस को वारंट केस बोला जाएगा। नाउ आपको समझाने के लिए मैं बोल रही हूँ, वारंट केस मतलब जहाँ पर 2 साल से ऊपर का जो पनिशमेंट मिलता है वो उस चीज़ को वारंट केस बोला जाता है, उस ऑफेंस को वारंट केस बोला जाता है, ठीक है? दैट हैज़ बीन डिफाइंड इन सेक्शन 2X। एंड समन्स केस जो है जो 2 साल से नीचे मतलब 2 साल से कम पनिशमेंट मिलता है, कम, और उस ऑफेंस को समन्स केस बोला जाएगा एंड दैट हैज़ बीन डिफाइंड इन सेक्शन 2W। So 2W and 2X, these are the clauses where summons case and warrant case has been defined. Now let's come to the last definition of section 2, that is 2Y। ये आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है that section 2Y actually defines that words expression used herein and not defined but defined in Indian Penal Code have meanings respectively assigned to them इन दैट कोड। मतलब जो सारा डेफिनेशन वो डिफाइन नहीं किया गया है CRPC में, CRPC में मतलब डिफाइन नहीं किया गया है बट हैज़ बीन डिफाइंड इन IPC में डिफाइन किया गया है, वो सारा डेफिनेशंस को हम लोग IPC से रेफर कर सकते हैं। ये पावर हम लोगों को कहाँ से मिल रहा है? बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 2Y। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक न्यूइसेंस। Public nuisance has been defined in section 268 of Indian Penal Code। वो CRPC में डिफाइन नहीं किया गया है। सो बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 2Y हम लोग पब्लिक न्यूइसेंस की डेफिनेशन को सेक्शन 268 IPC से रेफर कर सकते। सो दैट्स ऑल दैट हैज़ बीन स्टेटेड इन सेक्शन 2Y। सो ये था डेफिनेशंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। आपको मेंस में और प्रीलिम्स में जब भी कोई आंसर लिखना है इन सारे डेफिनेशंस को आपको कोट करना ही पड़ेगा एक ज़्यादा मतलब बेटर मार्क्स मिलने के लिए। सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है और थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा बिकॉज़ आप लॉ पढ़ रहे हो तो आपको ये सारा चीज़ जानना ही पड़ेगा।
ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, जो डेफिनेशन है आपको क्लियरली समझ में आ गया है, और मैं कल आपसे मिलूंगी इस सीरीज़ का पार्ट 3 लेके। सो टिल देन स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग।